हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग आज नीट 2022 जूलॉजी वाले सेक्शंस के क्वेश्चंस के आंसर्स को देख लेते हैं। ये एक इन डिटेल डिस्कशन तो नहीं है, बट आंसर्स को हाईलाइट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। एनीवेज, मेरे पास R4 सेक्शन जो कोड नंबर है पेपर का, वो R4 कोड मेरे पास है। तो उसके हिसाब से मैंने 101 से लेकर 150 यानी 50 क्वेश्चंस हम लोग बॉटनी वाले सेक्शन का डिस्कस किए हैं, देखे आंसर। अब 151 से लेकर जूलॉजी का सेक्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन में हमको लाइसोजाइम एंजाइम मिल जाएगा, एमाइलेज एंजाइम मिलेगा, लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस मिलेगा। तो इसमें से नॉट परफॉर्म्ड जो है वो है डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। पार्शियल स्टार्च का डाइजेशन होता है बकल कैविटी में, पर डाइसैकेराइड का डाइजेशन जो है वो आगे चलकर होता है। ओके, तो मेजर पार्ट वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, सेकेंड है, तो इसका नॉट परफॉर्म्ड में डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड आएगा। क्वेश्चन नंबर 152, ये पूछा है कि देयर आर 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80। तो पॉपुलेशन है 80, उसमें से 8 ड्रोसोफिला एक वीक में डेथ हो गई है। तो हमको इसका मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट डिटरमाइन करना है। तो 8 डिवाइडेड बाई 80, सो दैट विल बी 0.1। सो 0.1 जो है वो डेथ का रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मेशिएशन। तो स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ये इनकरेक्ट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना, आगे चलकर वो रेटिटेस्टिस में जाना, उसको स्पर्मिएशन बोलेंगे। और स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस एक्चुअली स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का बनना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 154, इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू। तो एक तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको इंक्लूड करते हैं। इसमें जिस जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है, उस पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नहीं। ओके, तो ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का, ना हाई रिस्क स्पीशीज़ का, ना एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 155, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इसमें आंसर है स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर के दोनों साइड में जो प्रोटीन का बना हुआ काइनेटोकोर है, उससे जुड़ता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। स्पिंडल फाइबर तो सेंट्रोमियर से जुड़ता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली काइनेटोकोर से अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, अगर डीएनए का लेंथ 1.1 मीटर है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने बेस पेयर होंगे। देखिए, हमारे डिप्लॉयड सेट, हमारा जो डिप्लॉयड सेट है, तो हमारा जो 2 जीनोम प्रेजेंट है उसमें 6.6 10⁹ बेस पेयर है। तो ये जो हमारा 6.6 10⁹ बेस पेयर है, वो टोटल डीएनए का लेंथ बनाता है 2.2 मीटर। तो नेचुरली ये दिया है रिवर्स करके 1.1 मीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा। आंसर विल बी 3.3 10⁹ बेस पेयर। देन क्वेश्चन नंबर 57, 2 स्टेटमेंट दिया है, फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत दिए हैं इस बार पेपर, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। नहीं, थ्रोम्बिन का थ्रेड का नेटवर्क नहीं बनता, फाइब्रिन का बनता है।
इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, थ्रोम्बिन की जगह फाइब्रिन होना चाहिए था। एंड स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, सो आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 158, टेगमिना इन कॉकरोच। टेगमिना जो है वो कॉकरोच में मीजोथोरैक्स से बनता है ना। तो 4 विंग बोल सकते हैं टेगमिना, हाइंड विंग उसको कवर करके रखेगा, तो ये डार्क होता है, तो ये मीजोथोरैसिक है। और मेटाथोरैसिक जो है वो हाइंड वाला विंग्स बनाएगा, तो ये मीजोथोरैक्स इसका राइट आंसर है। देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन 159, इन जीन थेरेपी of ADA deficiency patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। जो ADA का जो जीन थेरेपी है इसमें रेगुलर इंटरवल में जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को पेशेंट को देना पड़ता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को बार बार या रेगुलर इंटरवल पे इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। कुछ समय के बाद इसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो नया लिम्फोसाइट हमको डालना पड़ेगा। तो रेगुलर इंटरवल पे हमको इसलिए देना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट क्योंकि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल आर नॉट इमॉर्टल, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, 2 स्टेटमेंट फिर से दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को फॉरेन बॉडी मान के चलता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। नहीं, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ओके, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसीलिए वो अपने सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, अटैक करेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 161, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो oogenesis यानी ये ऊगोनियम का बनना, ऊगोनियम फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक ओवरी में होता है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज विल बी द आंसर। oogenesis यानी ऊगोनियम का फॉर्मेशन ये एम्ब्रियोनिक ओवरी में होता है। बर्थ के बाद कोई ऊगोनियम ऐड नहीं होता, बनता नहीं है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। करेक्ट मैच पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नहीं, ये गलत है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अच्छा, सेकेंड वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट का, सेंटेंस का, वो ठीक है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, पर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ये सही स्टेटमेंट है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिटेनी में लिखा है हाई कैल्शियम लेवल, नहीं ये गलत है, लो कैल्शियम लेवल होने से टिटेनी होता है। और मायस्थेनिया ग्रेविस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन द वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। फिर से वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये पोर्शन तो सही है, पर उसके पहले जो जेनेटिक डिसऑर्डर लिखा है उसकी जगह पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। मतलब क्या होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून लिखा है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। मायस्थेनिया ग्रेविस ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा, ऑटो इम्यून होगा। टिटेनी में लो कैल्शियम लेवल होता। तो ये 3 चीज़ें गलत हो गई है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ये करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब 163 इस कॉलम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री है 26, इनके बीच में कार्टिलेज है। ओके, तो कार्टिलेज जो है वो इंटरवर्टिब्री डिस्क जो है वो बनाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो तो कार्डियक मसल्स में होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल्स में, तो कार्टिलेज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 164,
ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछ रहा है, हायरार्कियल अरेंजमेंट। तो करेक्ट आंसर है पहले किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और लास्ट में स्पीशीज। तो करेक्ट आंसर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। R4 क्वेश्चन बुकलेट में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 165। ये पूछ रहा है डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखिए दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी C6H12O6, इसका जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 जब ये बनेगा तो -H2O हो जाएगा। तो मतलब C6 + 6 12 होगा, H12 + 12 24 -2 22 हो जाएगा, और O6 + 6 और इधर H2O का एक O माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी O11। आंसर होगा C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये डिकम्पोजिशन का जो 4 स्टेप है उसका स्टेप है। पहला फ्रैगमेंटेशन, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद लीचिंग होता है, फिर ह्यूमिफिकेशन होता है, फिर मिनरलाइजेशन होता है। तो ये फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है, डेट्राइटस का वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 167। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन being every 100 milliliter oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen। देखिए 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये टिश्यू को डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो 4 ml होता, तो आंसर है 5 ml। फिर से एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 168। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। बिल्कुल परफेक्ट है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो इनसॉल्यूबल होता है, इसीलिए वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के अंदर होता है, जिसको लैक्टियल्स कहते हैं। लैक्टियल्स काइलोमाइक्रॉन को कैरी करेगा और लिम्फेटिक वेसल में आएगा, फिर बाद में ब्लड में जाएगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 169। Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? Not the function। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? ये इनहेल्ड एयर को क्लीन करता है फॉरेन पार्टिकल से, बिल्कुल म्यूकस वगैरह प्रेजेंट है। इनहेल्ड एयर को ड्राइनेस को ह्यूमिफाइड करता है, तो ह्यूमिडिफाई करना उसका काम है। और जो इनहेल्ड एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर में लाना उसका काम है। तो जो पहला दिया गया है इस बुकलेट के हिसाब से, क्वेश्चन बुकलेट के हिसाब से, दैट इज प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन के लिए सरफेस ये एक्सचेंज वाले पार्ट में होता है, कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता। मतलब आगे चलकर ब्रोंकियल ट्री के एंड में जाकर होता है। रेस्पिरेटरी ट्री जो है ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से आगे स्टार्ट होगा, उसमें जाके होगा। क्वेश्चन नंबर 170 बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल। साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन एक फंगस से मिलता है, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इसका आंसर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अदर ऑप्शंस में से एक है स्ट्रेप्टोकोका, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, इसमें ब्यूटिलिक एसिड मिलता है। और एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड मिलता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलेगा। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला दिया है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 1 के पहले एस फेज होता है, मियोसिस 2 के पहले जो इंटरकाइनेसिस है वहाँ कोई एस फेज नहीं है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन मियोसिस 1। यस, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में पैकेटिन स्टेज में ये होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जाइगोटिन में और रिकॉम्बिनेशन होता है पैकेटिन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, ये इनकरेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis। तो आपको ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे लागू होगा और oogenesis पे लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो यस, ये तो दोनों के लिए है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से भी हैप्लॉइड गैमेट बनता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, oogenesis से हैप्लॉइड गैमेट बनता है एग सेल। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ऑकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये भी ठीक है। मियोसिस कंप्लीट होगा तो स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बन जाएगा और उधर जो ओवम है वो मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद ही एग सेल में कन्वर्ट होगा और कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। ऑप्शन सी, मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये गलत है क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है पर ये स्टेटमेंट किसके लिए नहीं है, oogenesis के लिए ठीक नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन ही है वो ये पूछ रहा है ऐसा स्टेटमेंट बताओ जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे एप्लीकेबल होगा, oogenesis पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन है क्योंकि पहला दोनों स्टेटमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ट्रू, oogenesis के लिए भी ट्रू। बट जो सी स्टेटमेंट है, मियोसिस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, yes, this is the statement which is true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis। तो ये एक स्टेटमेंट हमारे आंसर में आएगा। और डी है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो LH और FSH ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis मेल और फीमेल दोनों में होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये इनिशिएटेड होता है प्यूबर्टी पर, यस ये ट्रू स्टेटमेंट है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लेकिन oogenesis के लिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि उसमें तो प्यूबर्टी से पहले से ही oogenesis स्टार्ट हुआ। तो कुल मिला के यहाँ पर आउट ऑफ 5 स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट एंड ई स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। तो 2 स्टेटमेंट ऐसा है, सी एंड ई इस बुकलेट के हिसाब से। आप अपने बुकलेट के हिसाब से इसको टैली कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेंबर है। क्रॉप और गिजर्ड के बारे में पूछा है। क्रॉप और गिजर्ड का होना ये कॉकरोच में भी है और बर्ड्स में होता है। तो बर्ड में क्रॉप फूड को कलेक्ट करता है और मैस्टिकेशन होता है यानी चबाने का काम, उसमें तो चोंच होती है, बीक होता है तो दांत तो होती नहीं है, पर मस्क्यूलर मैस्टिकेशन होता है गिजर्ड में जाकर। तो पावो, साइटेकुला और कॉर्वस ये तीनों बर्ड है, ये तीनों बर्ड है। नीचे वाले स्टेटमेंट में चैमेलियन है जो रेप्टाइल्स में चला जाएगा, उसके बाद वाले स्टेटमेंट में हमको बुफो दिख रहा है, अगले वाले में हमको कतला दिख रहा है, क्रोकोडाइल दिख रहा है, इसीलिए तीनों बर्ड पहले वाले में पावो, साइटेकुला और कॉर्वस में है, तो वो आंसर हो जाएगा। 174, ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कोई भी क्रॉप को अगर हम विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह बढ़ा देते हैं, इस प्रोसेस को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है बायोफोर्टिफिकेशन। वैसे इस बार के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन वाले बहुत कम दिख रहे हैं ना, लंबे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा है तो टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 175, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस के एस्कोमाइसिटिस क्लास को बिलोंग करता है और एस्कोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से, इसीलिए कोनिडिया आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176, इसमें 2 स्टेटमेंट है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए, इसको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिस जगह पे डीएनए को कट करता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा हटके करता है ताकि वो स्टिकी एंड बना सके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो पैलिंड्रोमिक साइट से बिल्कुल सेंटर में नहीं काटता,
बल्कि थोड़ा सा हटके काटता है जिससे स्टिकी एंड बन सके। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और 177 नंबर क्वेश्चन है कि ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। देखो आई जीन कौन है? रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन का काम है रिप्रेशर प्रोटीन बनाना। तो अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, रिप्रेशर प्रोटीन तो बनेगा नहीं, जो भी एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा दैट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर, तो अब वो इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं होगा। लेकिन वो ऑपरेटर को भी तो ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि रिप्रेशर बनता तो ऑपरेटर को ब्लॉक करता। तो ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड तो नहीं होगा, मतलब लैक्टोज के साथ बाइंड तो नहीं होगा, लेकिन वो चूंकि म्यूटेटेड जीन से बना है प्रोडक्ट, तो नेचुरली वो ऑपरेटर को भी ब्लॉक करने का काम करेगा नहीं। तो अगर ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज देंगे तो आउटकम क्या होगा? नॉर्मल प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, चूंकि ऑपरेटर से ये बाइंड नहीं हुआ है तो ये आगे बढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, जेड वाई ए तीनों पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तीनों पोर्शन का ट्रांसलेशन भी होगा, तो एंजाइम वगैरह बनेगा। तो आंसर हो जाएगा जेड वाई ए जीन्स विल बी। अगला क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 178 नंबर क्वेश्चन R4 में, लिपिज लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो लिपिज लूप किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है? ये नॉन मेडिकेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव है, नॉन मेडिकेटेड IUD है। तो ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर रिलीजिंग डिवाइस तो ये है नहीं, ठीक है, और सर्वाइकल बैरियर या वॉल्ट बैरियर है नहीं, तो ये बैरियर नहीं है, मतलब ना तो ये सर्वाइकल कैप है, ना डायफ्राम है, ना वॉल्ट है। तो लिपिज लूप नॉन मेडिकेटेड IUD आंसर हो जाएगा। फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में दिया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बिल्कुल सही। कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड सभी में प्रेजेंट होगा, कुछ में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड रहता है, आगे चलकर वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ में नोटोकॉर्ड रहेगा। तो नोटोकॉर्ड रहना चाहिए, चाहे जिंदगी भर रहे या शुरुआती रहे, ऑल आर कॉर्डेट्स। तो सारे वर्टिब्रेट में जो भी वर्टिब्रल कॉलम है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज का नोटोकॉर्ड ही है, जो आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट्स। हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा देखते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा नहीं है। और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन वो पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 180 इस बुकलेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। RER राइबोसोम अटैच होता है, बिल्कुल सही है। ACR इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, सही है। RER के ऊपर राइबोसोम, तो 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन है? इन प्रोकैरियोट ओनली RER इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोट में कोई भी RER हो या ACR हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, तो दैट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 181 फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ये बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर, ये बैक्टीरिया से छोटा है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा तो ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेचुरल सिलेक्शन जहां मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू नहीं भी लिखा रहता, अगर ऐसा भी रहता कि नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो ये डायरेक्शनल चेंज हो जाता, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर रीजन असर्शन है। असर्शन में लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड बोन मास और इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। ओके, तो
बोन मास डिक्रीज होगा, लेकिन क्या लिखा है इसमें और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो स्टेटमेंट 1 में तो कोई इनकरेक्शन है नहीं, पूरा करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो दिख रहा है कि कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कॉज। तो सेकेंड वाला जो रीजन है वो गलत है। असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। ओके, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरोग्लिया ये न्यूरल टिश्यू है। ऑल्दो ये न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, लेकिन वो न्यूरल टिश्यू का काम करता है, न्यूरल टिश्यू का पार्ट है, वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है। काम उसका कनेक्शन है, न्यूरॉन को जोड़ने का काम। तो न्यूरोग्लिया विल बी द आंसर। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, ये काम बर्ड करता है। तो बर्ड हमेशा पानी को बचाने के लिए यूरिक एसिड रिलीज करता है पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में। तो पावो इसमें से बर्ड है, बाकी तीनों नहीं है, फिश है, एम्फीबिया है, लाइक दैट। तो आंसर विल बी पावो। तो हम लोग जूलॉजी में 35 क्वेश्चन देख लिए हैं सेक्शन ए R4 बुकलेट कोड में। अब हम लोग सेक्शन बी देखते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन। फर्स्ट इज 186 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। करेक्ट स्टेटमेंट, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट डायस्टोल के समय दोनों के दोनों एट्रियल मसल्स भी वेंट्रिकुलर मसल्स भी रिलैक्सेशन में चला जाएगा। ब्लड मूव करता है, लेकिन उसके बाद जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो और फोर्सली ब्लड आ जाएगा ना, जितना आ रहा था 30% और इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर होमोलोगस ऑर्गन, नहीं ये एनालोगस है, तो इसीलिए वो नॉट ट्रू है। बाकी सारे जो है ट्रू है। एनालोगस स्ट्रक्चर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये ट्रू है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन है, एक रूट है एक पोटैटो है, दोनों स्टोरेज के लिए है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ये गलत है। एनालोगस ऑर्गन होता तो सही होता स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 188 लेंदी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया ये वाला, थोड़ा ट्विस्ट किया है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें जितने स्टेटमेंट दिए हैं ये ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आपको पूरे इंसुलिन का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देखना है, सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता ही नहीं है। बी, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन ये सेपरेटली प्रोड्यूस करते हैं ई कोलाई में, एक्सट्रैक्ट करने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ देते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड यही एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है। जैसे सी स्टेटमेंट देखो, इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड, पहले इसको कैटल और पिग से एक्सट्रैक्ट करते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड नहीं है स्टेटमेंट। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, तो प्रो हार्मोन इंसुलिन को फंक्शनल हार्मोनल इंसुलिन बनने के लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है, ये भी सही है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, जैसे कैटल और पिग का इंसुलिन अगर देते हैं तो एलर्जिक, ये सब सही है, लेकिन आपको जो पूछ रहा है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए बी स्टेटमेंट ओनली विल बी द आंसर। बी ओनली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 189,
Select the incorrect statement. Acquired immunity is a non-specific type of defense present at the time of birth. नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के टाइम से नहीं होता. जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहली बार आता है उसके बाद मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और ये स्पेसिफिक टाइप होता है. इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. ये गलत बात है, ये स्पेसिफिक टाइप होता है. और बाकी जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडीज एनकाउंटर्ड पैथोजन, तो पहली बार जब पैथोजन से एनकाउंटर होगा वो प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा. ये बिल्कुल सही है. तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स. इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर. ये गलत है. केमिकल साइनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट बड़ा होता है. इलेक्ट्रिक साइनेप्स में बिल्कुल पास पास रहता है, वो फास्टर है. केमिकल साइनेप्स छोटा मतलब स्लो होता है. इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है. ठीक है, ये सब स्टेटमेंट सही है. न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होगा केमिकल साइनेप्स में, सही है. इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक साइनेप्स के थ्रू. ठीक, और प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इलेक्ट्रिक साइनेप्स में पास पास होगा. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. एक स्टेटमेंट गलत है, वो है लिखा है कि केमिकल इन साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर. फास्टर नहीं, स्लोअर होगा. नेक्स्ट, इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैरीज अ मैन, मतलब ये बोल रहा है ये कलर ब्लाइंड फीमेल है और इसका मैरिज होता है एक मैन के साथ जिसका मदर कलर ब्लाइंड है. तो अगर इस मैन का मदर कलर ब्लाइंड है तो इसको तो मिला है कलर ब्लाइंडनेस. सो चूँकि फीमेल कलर ब्लाइंड है और ऐसे मेल के साथ मैरिज हुआ जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, सो दिस सन और दिस मैन इज कलर ब्लाइंड. तो सारे 100% चिल्ड्रन उनके कलर ब्लाइंड होंगे. नेक्स्ट जो है जीन मैपिंग का क्वेश्चन है. इसमें ए और सी के बीच में 5%, बी और सी के बीच में 15%, बी और डी के बीच में 9%. ये रिकॉम्बिनेशन परसेंट दिया हुआ है. इस बेसिस पर आपको क्रोमोसोम अरेंजमेंट करना पड़ेगा. ए और सी जो है 5% है, बी और सी 15% है. ए और बी को देखोगे 20 है तो नेचुरली बी यहाँ होगा, तो बी और सी 15 हो गया, ए और बी 20 हो गया. अब बी और डी 9 है और सी और डी 24 है तो नेचुरली डी बी इधर होगा. डी बी और डी 9 है, सी और डी देखो 24 हो जाएगा, 15 + 9 हो जाएगा, ए और डी 29 हो जाएगा. ये अब अरेंजमेंट हो गया ए सी बी डी. तो ए सी बी डी विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल. ये गलत है. डीएनए है, राइबोसोम है, यहाँ तक ठीक है, सेल वॉल नहीं होता. साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा. बिल्कुल सही है. बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक. नहीं, बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक भी है, कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक है. स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक है, सही है. ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर मोनेरा किंगडम, ये गलत हो गया. स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा किंगडम में आता है. तो एक स्टेटमेंट सही है, वो है साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा. क्वेश्चन नंबर 194, मैचिंग करना है आपको डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस और लैक्टेशनल एमिनोरिया. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डायरेक्ट क्वेश्चन है. डायफ्राम ये कवर करेगा सर्विक्स के माउथ को और एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकेगा. सो डायफ्राम इज रिलेटेड टू दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म. सेकेंड है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज that is tablets that inhibits ovulation and implantation. And third one is intrauterine devices. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएगा यूटेरस में. बहुत सारा है जो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, फर्टिलिटी कैपेसिटी को कम कर देता है. और लैक्टेशनल एमिनोरिया पर्ट्यूरेशन यानी चाइल्ड बर्थ के बाद लगभग 6 मंथ तक
मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो मैचिंग करेंगे तो डायफ्राम हो जाएगा, कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस increases phagocytosis of sperm within uterus, lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle and ovulation following the parturition। तो इस बुकलेट में ये थर्ड ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड का इफेक्ट क्या नहीं है इसमें से, डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये होगा क्या, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये गलत हो गया, नॉट द इफेक्ट पूछ रहा है तो डिक्रीज्ड कैल्शियम की जगह इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल हो जाएगा तो आंसर होता। तो यहाँ आंसर डिक्रीज होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का वो काम था इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। ओके, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ। ओके, इस वाले में हम लोग क्या किए थे, मतलब मेरे से वो मिस्टेक हुआ था कि आंसर जो है वो मतलब क्या ढूंढना क्या था कि नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, मैंने गलत टिक लगा दिया था। आंसर यहाँ पर सी में हो जाएगा। ये नॉट, यहाँ इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो पैराथायरॉयड का ये काम है इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल, तो इसीलिए ये नॉट द इफेक्ट है, नॉट द इफेक्ट है। और एक है डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, ये इंक्रीज करता है, ये दो इंक्रीज, सो इंक्रीज करता है। तो ये दो को छोड़कर बाकी सब पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है। कौन सा, इट स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, ये ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ये इनको बढ़ा देता है। और तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, नहीं। ये इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और ये इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो इसीलिए बी, डी एंड ई विल बी द आंसर विच आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, इसमें मैच द कॉलम है। ब्रोंकियोल इज सिलिएटेड एपिथेलियम, गॉबलेट सेल्स जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, म्यूकस रिलीज करने का काम करेगा। टेंडोन जो है वो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और एडिपोस टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है। सो ये मैच द कॉलम। देन गिवन बिलो, इसमें फिर से स्टेटमेंट है, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। इन आ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर, नहीं। स्क्रबर का काम है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस को हटाना, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू से डस्ट पार्टिकल को चार्ज करना, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर, ठीक है, स्क्रबर से हम पार्टिकुलेट मैटर को नहीं हटा सकते। कैन बी रिमूव्ड बाय ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इस बुकलेट के हिसाब से फर्स्ट वाला आंसर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन 198, 10 इकोलाई सेल को हेवी नाइट्रोजन N15 देकर इंक्यूबेट किया गया N14 कंटेनिंग मीडियम में 60 मिनट तक 3 जनरेशंस हो जाएगा। तो 10 इकोलाई का ये हो जाएगा 20 इकोलाई फर्स्ट 20 मिनट में, देन 20 विल बिकम 40 इकोलाई नेक्स्ट 20 मिनट में, 40 विल बिकम 80 इकोलाई इन नेक्स्ट 20 मिनट में। तो टोटल 80 इकोलाई बनेगा आफ्टर 60 मिनट। 80 में से 20 इकोलाई विल कैरी हाइब्रिड डीएनए जो N15 N14 का कॉम्बिनेशन होगा, और 60 विल बी द इकोलाई सेल जो टोटली फ्री फ्रॉम N15 होगा। मतलब 60 सेल में मिलेगा N14 N14 और 20 में मिलेगा N15 N14 आउट ऑफ टोटल 80 जो 60 मिनट के बाद बनेगा। लास्ट 199 सेकेंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हुआ तो प्लाज्मिड विल गेट फ्रेगमेंटेड, इसीलिए ये एक डिजायरेबल फीचर नहीं है।
बाकी प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ओरी होना चाहिए, मार्कर जीन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सिंगल साइट होना चाहिए, तो ये तो डिजायरेबल फीचर है। तो 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस बुकलेट इज क्वेश्चन नंबर 200। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल फंक्शन दिया है। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड प्रोडक्ट, एनिमल सेल, बैक्टीरियल, फंगस सेल में है। ग्लोब्यूलिन एक्ट्स एज ए एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स है, सारे सेक्स हार्मोन स्टेरॉइडल हार्मोन है। और थ्रोम्बिन एक बायोकैटालिस्ट है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड है। थ्रोम्बिन एक्ट्स एज ए बायोकैटालिस्ट, वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो दैट इज द मैचिंग, ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट, ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी, स्टेरॉयड हार्मोन एंड थ्रोम्बिन बायोकैटालिस्ट। थैंक यू वेरी मच।